Hello students, good morning. Welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well. Dear students, हम लोग आज इस वीडियो में आप लोग का जो चैप्टर सेकेंड था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल, उसके आगे के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से हम लोग समझेंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा था कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में आकर के उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसने अपने आप को भारत में स्थापित किया और उसने न सिर्फ व्यापार के लिए अपने आप को स्थापित किया, बल्कि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 1757 में जब प्लासी के बैटल में सिराजुद्दौला की हार होती है और उसके बाद जब बक्सर के युद्ध में 1764 में जब हार होती है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय सबकी, उस समय से कंपनी अब अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी अपने आप को लेकर के आगे आ जाती है। अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक चीजों तक ही सीमित नहीं रहती, अब उसने अपने आप को क्या किया कि प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में उसने अपने आप को ले आई। ठीक है, तो देखिए आप लोग चीजों को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आप लोगों ने अभी तक जो चीजों को पढ़ा है उसमें ये था कि कंपनियां भारत में एस्टेब्लिश हो चुकी है, बक्सर का 1764 का बैटल भी हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बेटा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो ये रहेगा कि एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। अपने उस कंपनी ने जब उसने देखा कि भारत में उसका व्यापार एस्टेब्लिश हो चुका है और जब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में अपने आप को जब उसने एंट्री दिलाई तो उसने कुछ पॉलिसीज अपनाई। ठीक है, और उन पॉलिसीज की सहायता से उसने भारत जैसे बड़े राष्ट्र पर, ठीक है, उसने अपना जो प्रभाव था, अपना जो इफेक्ट था, उसको उसने धीरे धीरे दिखाया। हम उन पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जिन पॉलिसीज की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में मजबूत किया। ठीक है बेटा, उन पॉलिसीज में सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोग की। देखिए हम लोग 4 पॉलिसीज को देखेंगे। मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो चुकी है। अब उसने अपने आप को भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक का मतलब है बेटा शासन जैसे चीजों में उसने अपने आप को अब शामिल कर लिया है। ठीक है, तो अब हम उसने जो जिस तरीके से उसने जो पॉलिसीज अपनाई भारत में अपने आप को बहलाने के लिए, भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए, हम उन पॉलिसीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनमें पहली पॉलिसीज है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। दूसरी पॉलिसी है बेटा इन लोग की, वो थी सब्सिडियरी अलायंस। तीसरी बेटा देखिए ये जो पॉलिसीज थी वो इन पॉलिसीज की मदद से उसने अपने आप को क्या किया, इंडिया कंपनी ने भारत में मजबूत किया। तो तीसरी जो पॉलिसीज थी बेटा वो थी डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑन द चार्जेस ऑफ मैलाडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द चार्जेस ऑफ मिनिस्ट्रेशन। और लास्ट और चौथी बेटा वो है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये 4 पॉलिसीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनाई। भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए इन 4 पॉलिसीज का ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहारा लिया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो पहली पॉलिसी थी बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अच्छे से डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ चीजें बताई थी, एक बार फिर से मैं उन चीजों को रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, कौन? लॉर्ड डलहौजी,
ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी, जो कि एक अंग्रेज जनरल थे, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी राज को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को नाम दिया गया, हिंदी में इसको कहते हैं गोद लेने की नीति को उसने क्या किया, मना किया। बात को समझिएगा कुछ ऐसे, भारत के जिन राज्यों में वहां के जो राजा थे, अगर उनका कोई निजी पुत्र ना हो, मतलब उनका कोई स्वयं का बेटा ना हो, तो वो गोद लेकर के किसी दूसरे बेटे को, किसी दूसरे लड़के को गोद लेकर के उसे अपने बाद राजा नहीं बना सकते थे। ये लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में यही पॉलिसी थी। उसने कहा कि अगर आपके पास खुद का पुत्र नहीं है तो आप फिर उसके बाद किसी दूसरे को गोद लेकर के अपने राज्य का उत्तराधिकारी, मतलब अपने बाद राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, जिसको हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहा है। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत बेटा क्या होता है कि सतारा में जब वहां पर सतारा में क्या होता है कि वहां पर सतारा के जो राजा थे उसका कोई भी पुत्र नहीं होता है। इसकी वजह से सतारा में ये लोग क्या करते हैं कि सतारा में अपना ब्रिटिश शासन चालू कर देते हैं। सतारा में उसके बाद फिर बेटा झांसी में, ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सतारा में, झांसी में, और आप लोग ने उदयपुर का नाम सुना होगा, राजस्थान में है यहाँ पर। ठीक है, इन जगहों पर क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, सतारा, झांसी, उदयपुर, इन प्लेसेस पे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत वहां पर ब्रिटिश शासन जो है वो लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत था कि अगर आपका कोई निजी पुत्र नहीं है, स्वयं का बेटा नहीं है, तो आप किसी को गोद लेकर के उससे अपने बाद राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बेटा पॉलिसी थी इन लोग की, वो थी सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, इस पॉलिसी के बारे में आप लोग को विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसलिए काफी कम टाइम लिया मैंने। अब हम बात करेंगे सब्सिडियरी अलायंस। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस जो पॉलिसी थी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं? सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। देखिए, इस पॉलिसी को भारत में लागू किया वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ब्रिटिश जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि को लागू किया। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली भारत में 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1798 से 1805 तक भारत में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, और उसने सहायक संधि को क्या किया कि भारत में लागू किया। ठीक है, सहायक संधि के बारे में खूब अच्छे से समझिए। सबसे पहले सहायक सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था बेटा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो भारत के देखिए, मैंने आप लोग को बताया था उस समय मैसूर, कर्नाटक, ठीक है, जो मैसूर था जहां टीपू सुल्तान थे, तो भारत जो छोटे छोटे रियासत, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो उनके जो नवाब, उनके जो नरेश, उनके जो राजा थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। तो उनमें कुछ राजा ऐसे थे बेटा जो कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ ये समझौता करते थे, ये अलायंस करते थे कि आप हमारे स्टेट को, कंपनी क्या करती थी कि उन्हें, उनके स्टेट्स को अपनी सेना के द्वारा प्रोटेक्ट करती थी युद्धों में, और बाहरी जो अटैक्स हुआ करते थे उनसे, दूसरे स्टेट से उनको बचाती थी। उसके बदले में वहां का जो राजा होता था वो क्या करता था कि कंपनी के सारे खर्चों को, उसकी सेना के सारे खर्चों को देता था। ठीक है, ये थी आप लोग की सब्सिडियरी अलायंस। और इसमें क्या होता था कि जो स्टेट सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत कंपनी के साथ जुड़ जाता था, बेटा ऐसा माना जाता है कि लगभग कभी भी वो बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि कंपनी, देखिए, इसका जो इस्तेमाल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस बात को समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती थी ताकि वो भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनके ऊपर अपना जो प्रभाव है वो जमा सके। और इस बात का देखिए, सबसे पहले इस संधि के तहत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले जो जुड़ने वाला स्टेट था भारत में, वो था बेटा हैदराबाद। वो क्या था? हैदराबाद जो था 1798 में सबसे पहले इस सहायक संधि को इसने फॉलो किया। 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को फॉलो किया। देखिए,
हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने ऑफर दिया कि आपको टीपू सुल्तान जो कि उस समय मैसूर के राजा थे, उससे आपको खतरा है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की और उस सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी सेना को क्या किया कि उन्हें उसके बदले में खर्चे उनके वहन किए, उनके खर्चों को उठाया और कंपनी ने उसके बदले में क्या किया कि उसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, देखिए सहायक संधि जो थी बेटा, रियली में देखा जाए तो सब्सिडियरी अलायंस जो था, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के स्टेट्स पर अपना इफेक्ट जमाने की उसने कोशिश की और जो स्टेट एक बार सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था तो उसके ऊपर वो इतने सारे उनके खर्चों को पूरा न कर पाने की वजह से उनके ऊपर इतने प्रेशर्स रहा करते थे। इसकी कुछ चीजें जो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी स्टेट सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था, उस स्टेट में एक उस स्टेट का जो राजा होता था उसके दरबार में कंपनी की तरफ से एक प्रेसिडेंट रहता था। कंपनी खुद एक लोग को इलेक्ट करके वहां पर भेजती थी। दूसरा पॉइंट है बेटा कि कोई भी इंटरनल इस अलायंस के अनुसार कि आप इंटरनल मैटर में हम कोई भी मतलब आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा खुद कम होता था। कंपनी एक्सटर्नल इंटरनल सारी चीजों में ही हस्तक्षेप करती थी। ठीक है बेटा, और साथ में तीसरा जो पॉइंट था, इसके द्वारा जो भी स्टेट स्वीकार करते थे वो लगभग पूरी तरह से क्या होते थे कि कंपनी के गुलाम बन जाते थे। ठीक है, कंपनी उनसे अपनी चीजों को मनमाने ढंग से करवाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इस संधि के अंतर्गत आप लोग समझ चुके होंगे सब्सिडियरी अलायंस। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हैदराबाद 1798 में जुड़ा। उसके बाद दूसरा जो स्टेट था बेटा वो मैसूर था। देखिए मैसूर जब तक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे तब तक मैसूर दक्षिण भारत में बहुत मजबूत और सशक्त था, जिसने अंग्रेजों से कंटिन्यूअस लोहा लिया। लेकिन जब 1799 में क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जब टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद टीपू सुल्तान के डेथ के बाद वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो राजा बनता है वो तुरंत सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत अवध बेटा 1801 में क्या होता है कि अवध भी सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद पेशवा 1802 में स्वीकार कर लेते हैं और फिर जयपुर, ठीक है, जयपुर जो होता है बेटा वो भी इस सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत 1818 में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी जो यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोग समझ रहे होंगे भारतीय राजाओं की, वो इस बात को भूल गए कि अपने प्रोटेक्शन के लिए वो जिस कंपनी का सहारा ले रहे हैं वो कंपनी अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी है कि आगे चल करके वो पूरी तरह से उनके ऊपर खुद ही अपना अधिकार कर लेगी। इस समय ये जो स्टेट्स थे इनके प्रोटेक्शन भी इसलिए जाते थे ताकि इनको दूसरे स्टेट से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, दूसरे स्टेट से कंपनी इनको बचाए। लेकिन बाद में कंपनी ने ही खुद इनके ऊपर अपने इफेक्ट को जब देखा कि जम चुका है तो उसने ही क्या किया कि वहां पर अपना शासन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत भारत के कई सारे स्टेट्स को कंपनी ने अपने अंतर्गत मिला लिया। ठीक है, तो ये जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली का एक बहुत ही सोचा समझा एक कह सकते हैं पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के अंतर्गत भारत के कई सारे स्टेट्स को कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। अब हम तीसरा बेटा बात करेंगे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा कुप्रशासन। ठीक है, मतलब कुप्रशासन का मतलब कि कंपनी ये कहती थी कि तुम सही से शासन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कंपनी कहती थी कि तुम सही से शासन नहीं कर पा रहे हो और वहां पर सही से चीजों को अनाउंस न करने की वजह, सही से चीजों को वहां पर आप सही से क्या कर रहे हैं, वो सीधे राजाओं की कहती थी कि आप जिस हिसाब से चाहिए वहां पर उस हिसाब से प्रशासन की चीजों को आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहां पर अब आप राजा नहीं रहेंगे, वहां पर हमारी कंपनी अपना जो है वहां का कार्यभार संभालेगी। तो ये था कि डायरेक्ट एनेक्सेशन, किसी भी स्टेट्स के ऊपर वो क्या करते थे डायरेक्ट इस वहां की कुप्रशासन का आरोप लगाते थे और स्टेट्स को ब्रिटिश राज के अंतर्गत मिला लेते थे। चौथी जो पॉलिसी थी बेटा वो थी इनकी डिवाइड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। आप लोगों ने इस नीति को खूब सुना होगा, फूट डालो और राज करो की नीति। तो कंपनी अब क्या था कि उसने अपने आप को व्यापार से एकदम अलग, व्यापार तो चल ही रहा था लेकिन साथ में उसने क्या किया कि अब अपने आप को भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में उसने अपने आप को इस तरह से शामिल कर लिया कि अब यहां से उसने भारत में चाहे जो उसे पॉलिसी अपनानी पड़े अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को
भारत में अपनी सत्ता को जमाने के लिए उसने उन सारी नीतियों का सहारा, सारी पॉलिसीज को बेटा उसने अपनाया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे बेटा कुछ जब ये पॉलिसीज भारत में आई, ठीक है, उस समय इन पॉलिसीज के तहत कंपनी ने अपने आप को मजबूत किया और वहां ब्रिटेन से भारत में गवर्नर जनरल इस पद की जब भारत में सबसे पहले जब ये एक बेटा एक पद बनाया गया, तो इस पद के अंतर्गत भारत में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत में सबसे पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल 1773 से 1785 तक थे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोग के बुक चैप्टर में आप लोग के है उसको मैं सीधे बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा चीजों को मैं गौर नहीं करूंगा क्योंकि आपके चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, तो 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल थे। उसके बाद हम बेटा बात करेंगे जस्ट इसके बाद दूसरे गवर्नर जनरल थे जिसके बारे में आप लोग को जानने की काफी आवश्यकता है। ठीक है, दूसरे गवर्नर जनरल थे बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे 1786 से 1793 तक। ठीक है, 1786 से 1793 तक के भारत में गवर्नर जनरल थे। ठीक, और भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में कई सारे सुधारों के लिए, सुधारों का मतलब है बेटा देखिए आप लोग अभी तक जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज तो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इतने अच्छे से भारत में इस्टेब्लिश किया तो उसके पीछे भारतीय जो आप लोगों ने 4 पॉइंट्स अभी देखे उन कमियों को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अपने आप को भारत के जो राजा थे वो छोटी छोटी चीजों के लालच में आकर के, स्टेट से प्रोटेक्शन के लालच में आकर के कंपनी का हाथ पकड़ते थे और कंपनी फिर उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती थी। बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में सेकंड गवर्नर जनरल बनकर के आए 1786 में, तो उन्होंने देखा कि भारत जो उस समय इनके खास करके इनको भारत के जो कंपनी के जो राज था उसमें इनको सबसे अधिक सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, इनके सुधारों के लिए जाना जाता है बेटा। इनके सुधारों को हम 4 चीजों में देखेंगे, 4 रीडिंग। देखिए मैं सारी चीजों को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि हो सकता है इससे आप लोग को मेमोराइज करने में आसानी रहे। तो 4 चीजें जो है बेटा वो पहली ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखिए इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रशासनिक सुधार। इसमें क्या था उसको हम अच्छे समझेंगे। दूसरा है बेटा जुडिशियल, और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सुधार जिसके लिए इनको जाना था बेटा वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब बेटा प्रशासनिक सुधार। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सेकंड गवर्नर जनरल 1786 में बनकर आए तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन भारत में क्या करते थे कि वो अपने और चीजों की वजह से, अपने और गलत कामों से वो अधिक से अधिक रकम कमाने की इच्छा रखते थे। देखिए अब हम बात करें सुधारों की, तो आप लोग को पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को मजबूत कर लिया था। उसने मजबूत किया था व्यापार के उद्देश्य से, पर प्रशासनिक कार्यों में उसका जब ईस्ट इंडिया आती है और जब भारत की प्रशासनिक चीजों में हस्तक्षेप करती है बेटा, तो फिर वो सुधार भी करने की कोशिश करती है। और उसी सुधारों के क्रम में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के सेकंड गवर्नर जनरल बनता है तो उसने क्या किया कि भारत में अपनी स्तर से, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने स्तर से जो कुछ भी सुधार किए उन सुधारों को हम लोग कुछ शीर्षकों के अंतर्गत, कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी सैलरी कम थी, लेकिन वो करते क्या थे कि भारत से अनेक गलत सोर्सेज से पैसे काफी इकट्ठा करते थे। ठीक है, मतलब भारत में जो अंग्रेज थे वो भी काफी भ्रष्टाचार में व्यक्त थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को करने की कोशिश की और सबसे जो प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार है लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो था भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को शुरू करना। ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का मतलब है बेटा जो आप लोग मुख्य प्रशासनिक सेवाएं सोचते हैं, जिसमें आईएएस वगैरह आप सुनते हैं ना, आईएएस पीसीएस, ठीक है, ये भारत के सिविल सर्विसेज है। तो इनकी शुरुआत भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। हाँ, कुछ कमियां भी थी इनके उस रूल में। इन्होंने क्या किया था कि जो भारत में जब सिविल सर्विसेज थी उस समय हाई पोस्ट पर, हाई जो ऊंचे पोस्ट थे उन पोस्ट पर क्या होता था कि कोई भी इंडियन नहीं होता था, ठीक है। इंडियंस इलेक्ट हो सकते थे, वो थे सबऑर्डिनेट पोस्ट पर। जो सहायक पोस्ट होते थे उन पोस्ट पर इंडियंस हो सकते थे, लेकिन हाई पोस्ट पर इंडियंस नहीं हो सकते थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह मानना था कि भारतीय जो है वो प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों को सही से चलाने के सक्षम नहीं है, चलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भारत में सबसे पहले सिविल एग्जाम्स को शुरू किया, ठीक है। दूसरा है बेटे जुडिशियल। जुडिशियल में भारत में दीवानी कोर्ट को इसने शुरू किया, ठीक है, जहां पर कुछ यूरोपियन जज होते थे। और भारत में आप कह सकते हैं कि जुडिशरी कोर्ट्स को इसने काफी अच्छे से भारत में एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तीसरा बेटा हम लोग बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। देखिए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, इसके बारे में समझिए। टैक्सेस जो लैंड पर लिया जाता था, इससे पहले टैक्सेस को जो लेने का जो ऑर्डर था, टैक्सेस को जिस तरह से जमींदार वगैरह से, जमींदार जो होते थे अपने नीचे के किसानों से लेते थे, उसका कोई एक फिक्स वैल्यू, कोई एक फिक्स रिवेन्यू फिक्स नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले 1793 में बंगाल में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड किया कि आपको लैंड पर फिक्स रिवेन्यू, इसने एक रेवेन्यू इसने क्या किया कि फिक्स किया कि इस लैंड पर आपको इतना देना है, ठीक है। तो इसलिए भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है इसके परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड के लिए, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बेटा, अगले चैप्टर आप लोग का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें इन चीजों को अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है, विस्तार से इन चीजों के बारे में जानेंगे। और चौथी जो चीज है बेटा उसको भी इसी समय आप समझ लीजिए, वो था पुलिस रिफॉर्म्स। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को मैंने आप लोग को इसलिए कहा कि भारत में काफी सारे सुधार इसने किए, उसमें से एक सुधार था बेटा पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि भारत में हर 20 मील पर इसने क्या किया कि एक पुलिस थाना बनवाया और वहां पर एक दरोगे नाम का एक पद का सृजन किया, जो उस पुलिस थाने का जो था वो क्या होता था, किस तरह से आप कह सकते हैं हेड होता था। तो ये सब सुधार जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव में भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू हुआ, जिससे भारत में अच्छे से अच्छे नेतृत्व करने के लिए लोग मिले, लीडर्स मिले, पर इसी खामियां थी बेटा किसमें भारतीयों को उच्च पोस्ट नहीं दिया जाता था। जुडिशियल में भारत में दीवानी न्यायालय की और जहां पर यूरोपियन जज होते थे, इन चीजों को भारत में शुरू किया इसने, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, भूमि का स्थायी बंदोबस्त इसको कहते हैं, जिसको सबसे पहले बंगाल में 1793 में जो है वो लागू किया गया कि इस लैंड पर एक फिक्स रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया गया, लैंड रेवेन्यू जो था उसको पहली बार फिक्स किया गया, ठीक है। और पुलिस रिफॉर्म से भारत में थाने, पुलिस थाने बनाए गए और वहां पर दरोगा नामक एक पद को बनाया गया जो उस थाने का प्रमुख होता था, ठीक है। तो ये रिफॉर्मर्स, कुछ रिफॉर्म्स थे बेटा जो भारत में कंपनी के अधिकारी जो थे उनके द्वारा किया गया। तो बेटा जब इस चैप्टर को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, आप लोग की इस बुक में, इस चैप्टर में इतनी चीजों को दिया गया है, तो कंक्लूड करते समय मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो क्लियर कराऊंगा। देखिए उनमें सबसे पहली जो चीज है आप लोग को समझनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 1600 से भारत में आई और मतलब वहां पर इंग्लैंड में इस डेट को क्या हुआ, 31 दिसंबर को माना गया एक चार्टर के द्वारा कि ठीक है भारत में जाएगी कंपनी और व्यापार करेगी। और अब आप लोग जो डेट देख रहे हैं वो लगभग आप लोगों ने 1805 मतलब आप लोग 18 तक आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि 200 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि अब मजबूत हो चुकी है और अब उसने भारत के प्रशासनिक मतलब शासन के कार्यों में भी उसने क्या किया है कि हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। अब उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है और इसी इंटरफेयर के कारण आगे चलते चलते जब हम लोग 90s तक आते हैं तो क्या होता है कि 19th में जब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग 80 से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब कंपनी जो है वो पूरी तरह से 1858 के बाद क्या होता है कि कंपनी के हाथ से सारी चीजों को लेकर के जो इंग्लैंड की जो क्वीन होती हैं उन सारी चीजों को अपने हाथ में ले लेती हैं 1857 की बैटल क्रांति के बाद, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेटा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को किस तरह से भारत में एस्टेब्लिश किया। उसमें जो कुछ माइनस पॉइंट थे भारत के वो ये थे बेटा
कि सबसे पहला जो वीक पॉइंट था भारत का कि भारत कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। दूसरा, सिर्फ स्टेट में बटा होता तो भी कोई बात नहीं थी, जो स्टेट्स में जो वहां के राजा थे, जो नरेश नवाब थे, वो आपस में हमेशा लड़ा करते थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि सब्सिडियरी अलायंस जैसे पॉलिसीज ने कितना काम साथ दिया अंग्रेजों का, ठीक है। और उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल और उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब पॉलिसीज के द्वारा उसने अपने आप को भारत में एस्टेब्लिश किया। भारतीय राजाओं में आपस में फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाया, उनको आपस में ही लड़वाया और उनसे जब उनमें से एक की मदद करते थे और जब वो दूसरे को हरा देता था तो फिर जिसकी मदद की उसको वे लोग क्या करते थे कि उस पद से हटा देते थे। तो इन पॉलिसीज से उसने अपने आप को भारत में डेवलप किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक चीज को, जो भी उसे उसके रास्ते में जो भी रोड़ा बना उसको हटाने का इसने अपनी पॉलिसीज, अपनी गलत नीतियों के कारण उसने अपने आप को भारत में डेवलप किया। और फिर आगे चल करके सुधार के नाम पर उसने भारत में, देखे ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सुधार नहीं किया। आप लोग ये सब जो देख रहे हैं पॉइंट्स, इनमें से कई सारी चीजें हैं जो लगातार आप भी चली आ रही हैं, ठीक है। तो सुधार की प्रक्रिया भी भारत में इसने शुरू की, ठीक है। अगले चैप्टर में बेटा हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिफॉर्म्स हुए और खास करके परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड जो बंगाल में किया गया, और बाकी कई सारे पॉइंट्स को हम लोग अगले चैप्टर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।